नमस्कार दोस्तों फाइनली बजट के बाद से जिस बिल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी वो पास हो गया है लोकसभा से। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स बिल। देखिए, आप सब जानते होंगे कि पहले वाला जो इनकम टैक्स बिल सरकार पेश की थी पार्लियामेंट के अंदर, उसको विड्रॉ कर लिया गया और एक नया बिल लाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो बिल है अगेन बिना किसी डिबेट के पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ऑपोजिशन के द्वारा जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर जो धांधली है उसको लेकर आवाज रेज किया जा रहा था। आप देख सकते हो खबर, लोकसभा पासेस न्यू इनकम टैक्स बिल एमिड इन विदाउट डिबेट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि ये वाला जो नया इनकम टैक्स बिल पास हुआ है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या बदलाव हुआ है, क्यों आपको ये जानना चाहिए। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर साल की सबसे बड़ी जो सेल है वो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आती है और इसी के तहत इस बार हम आपके लिए फ्लैट 47% ऑफ सभी कोर्सेज के ऊपर, मतलब स्टडी आईक्यू पर चाहे कोई भी कोर्स आप लेते हो, यूपीएससी 2027, 28, 26 कोई भी आप लेना चाहते हैं, ऑप्शनल के बैच लेना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में है ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया हुआ, आप इस पर कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स जो बिल सरकार आज ही लेकर आई, मतलब सॉरी कल जो है सरकार लेकर आई और कल ही इसको पास करा दी। तो लेट मी टेल यू, 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको ये रिप्लेस कर देगा। और अगर आप देखोगे तो यहां पर सरकार के द्वारा इनफैक्ट स्टार्टिंग में भी जब लाया गया था, सरकार का कहना था कि ये वाला एक सिंपल कानून होगा और इसका एक्रोनिम अगर आप देखेंगे, एस का मतलब स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, आई का मतलब इंटीग्रेटेड एंड कंसाइज, एम का मतलब मिनिमाइज लिटिगेशन, पी का मतलब है प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट, एल का मतलब है लर्न एंड अडेप्ट और साथ ही साथ एफिशिएंट टैक्स रिफॉर्म। मतलब एक सिंपल लॉ होगा इनकम टैक्स। नॉर्मली हम क्या सब जानते हैं कि ये जो पूरा कानून है इनकम टैक्स का वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी को समझ नहीं पाती और कई दशकों से ये चलता आ रहा था। 1961 का कानून क्या आज के डेट में भी रेलेवेंट है और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जितने भी लिटिगेशंस वगैरह थे ना, क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं सरकार के बीच में, टैक्स पेयर्स के बीच में, और मामला अल्टीमेटली कोर्ट में जाता है। वो आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे कोर्ट्स में बहुत ज्यादा बर्डन है। अब छोटे छोटे चीजों को लेकर बार बार कोर्ट जाओ, उसमें पैसा खर्च होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो सरकार का कहना था ये एक नया पूरा कानून लाना चाहिए जो सिंपल होना चाहिए और फाइनली सरकार ये लेकर आई और लोकसभा से इसको पास भी करा दिया गया। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, जब इस साल का बजट आया था 2025-26 का, जो बजट सरकार लेकर आई थी 1 फरवरी को, निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था हम इनकम टैक्स में एक नया कानून लाएंगे और फाइनली 13 फरवरी 2025 को एक नया बिल पेश किया गया था लोकसभा में। लेकिन क्या है कि जब भी कोई बड़ा बिल आता है तो वो अल्टीमेटली एक कमिटी के पास जाता है। तो लोकसभा सेलेक्ट कमिटी, जिसको चेयर किया जा रहा था भाई एमपी विजयंत पांडा, उनके अध्यक्षता में ये पूरा कमिटी देखभाल कर रही थी, कई सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की और कई महीनों के बाद यहां पर एक रिपोर्ट पेश किया गया डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद और उसमें बोला गया कि हमें काफी सारे बदलाव की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस कमिटी ने 285 सजेशंस बताए थे कि हमें ये जो नया बिल आया है, सरकार लेकर आ रही है, कहने को तो ये सिंपल सरकार कह रही है लेकिन इसमें भी अभी हमें रिवाइज करने की जरूरत है। तो आप सोचिए, 285 सजेशंस दिया गया था। तो निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि हमने ऑलमोस्ट सभी जो सजेशंस हैं उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं और क्या है कि इतने सारे चेंजेस थे तो सरकार चाहती थी कि क्यों ना पुराना वाला जो बिल है, जो 13 फरवरी का बिल है, उसको विड्रॉ किया जाए और एक नया बिल लाया जाए। तो 8 अगस्त को जो है निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा से पुराना वाला बिल विड्रॉ कर लिया और कल जो है 11 अगस्त को सरकार ने नया बिल लाई और नया बिल लगकर फाइनली लोकसभा से उसको पास भी करा दिया। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसके अंदर बदलाव क्या क्या किया जा रहा है। देखो, वैसे तो काफी कुछ चीजें हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल को सिंपल किया गया है, छोटा किया गया है, इसके लैंग्वेजेस को और ज्यादा सरल बनाया गया ताकि आम आदमी भी समझ सके। मतलब आप समझिए, जो सेक्शंस हैं इसके अंदर पहले करीब 800 के करीब थे, इसको कम करके 536 के आसपास किया गया है। जो इसके अंदर टोटल चैप्टर्स हैं इसको रीऑर्गेनाइज करके 23 चैप्टर्स में बांटा गया है और साथ ही साथ इसके अंदर जो वर्ड काउंट है, मतलब जो शब्द हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड हैं,
उसको ड्रामेटिकली रिड्यूस किया गया और लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया ताकि और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो एक तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो है स्ट्रक्चर और इसका जो पूरा ड्राफ्टिंग है। दूसरा है आपका इसके अंदर टर्मिनोलॉजी। देखिए अक्सर आपने देखा होगा, स्पेशली आप में से जो लोग आपका फाइल करते हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप सब जानते होंगे उसमें कई ऐसे टर्म आते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर, टैक्स ईयर तो अब लाया जा रहा है, लेकिन असेसमेंट ईयर हो गया, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर हो गया। तो बेसिकली क्या है कि प्रीवियस ईयर हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी 2025-26 चल रहा है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का चल रहा है, लेकिन आपको जो इनकम टैक्स भरना है वो पिछले वाले साल का भरना है, तो उसको हम प्रीवियस ईयर कहते थे। 2024-25 का हमें इनकम टैक्स फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है। वो आप कब करते हो? 2025-26 में। और असेसमेंट ईयर हम कहते हैं 2025-26 को। तो इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता था कि 2024-25 क्या है, 25-26 क्या है। तो फाइनली यहां पर सरकार ने क्या किया, इन सबको हटा दिया। यहां पर सरकार कह रही है कि बस हम एक सिंपल बोलेंगे, दैट इज टैक्स ईयर। टैक्स ईयर मतलब जिस साल का आपको टैक्स भरना है। मतलब इस साल आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, कौन से साल के लिए? 2024-25 के लिए। मतलब एक सिंगल टर्म होगा टैक्स ईयर। जिस भी साल का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स जिस पर आपको देना है जिस साल के लिए, तो उसको हम टैक्स ईयर कहेंगे। तो मतलब 2024-25 टैक्स ईयर कहलाएगा। और मान लीजिए अगर आपको 2026-27 में रिटर्न फाइल करना है, तो आप किसका करोगे? 2025-26 का करोगे, तो उसको हम टैक्स ईयर कहेंगे। इस तरह से चीजें चला करेंगी। फिर नेक्स्ट यहां पर कई लोगों का जो क्वेश्चन था कि क्या इसमें टैक्स में कोई बदलाव होने जा रहा है। देखो यहां पर सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला जो कानून है उसको हटाकर नया कानून ला रही है। तो यहां पर इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपके टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होगा। आपको याद होगा ऑलरेडी जो पहले जो बजट आया था इस साल, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने ऑलरेडी यहां पर आपको 12 लाख तक का टैक्स रिबेट दे दिया है। तो ये इतना ही रहने वाला है, इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। बेसिकली ये पूरा बिल लाया ही से ले जा रहा है ताकि पूरे कानून को सरल बनाया जा सके। तो ये मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजरल मॉडर्नाइजेशन। देखिए आजकल डिजिटल का जमाना है। अभी भी क्या है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो आपके घर डायरेक्टली ना पहुंचें, फालतू का आपके यहाँ सर्च ना करें। तो ज्यादातर चीजें जो भी असेसमेंट और कंप्लायंस प्रोसीजर्स होगा उसको फेसलेस और डिजिटल फर्स्ट बनाया जा रहा है। मतलब ह्यूमन इंटरफेस कम से कम हो, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, फालतू का आपको परेशान ना किया जाए, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उसको परेशान ना किया जाए। इसकी वजह से ज्यादातर ऑलमोस्ट काफी सारी जो चीजें हैं उसको फेसलेस बनाया गया है, ताकि यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लो अगर सरकार को लगता है कि आपको कुछ और टैक्स पे करना है, तो आपको सरकार बस एक ईमेल करेगी, मैसेज करेगी, आपको कहेगी आप इसको जमा कर दो, अगर आपको कोई दिक्कत है आप रिप्लाई कर सकते हो। बार बार आपको ऑफिशियल से मिलने की जरूरत नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्गर टैक्स पेयर प्रोटेक्शन। देखिए क्या है ना कि जो मैंने आपको बोला था ना, सरकार पहला वाला बिल लेकर आई थी, उसमें सरकार ने यह कह दिया था पहले वाले बिल में कि यहां पर अगर कोई अनोनिमस डोनेशंस आता है रिलीजियस फंड को, मान लीजिए कोई मंदिर है, तो अगर उनको कोई अनोनिमस, कोई अननोन पर्सन आपका 1 करोड़ रुपए दान करता है, 10 लाख रुपए दान करता है, तो सरकार ने पिछले वाले बिल में यह कह दिया कि उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा, क्योंकि वो अनोनिमस है, पता नहीं है कौन दे रहा है। लेकिन यहां पर कमिटी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर बैकलैश भी हो रहा था और सरकार के ऊपर भी काफी प्रेशर था। तो फाइनली सरकार जो नया वाला बिल लेकर आई है उसके अंदर जो अनोनिमस डोनेशंस है, बेसिकली वो बोला गया है कि अगर ये रिलीजियस ट्रस्ट के लिए है, प्योरली रिलीजियस ट्रस्ट के लिए है, तो वहां पर सरकार अनोनिमस डोनेशंस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। लेकिन हां, अगर कोई दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, हॉस्पिटल्स हो गया, तो अगर वहां पर कोई अनोनिमस डोनेशंस आ रहा है, किसी अननोन व्यक्ति से पैसा आ रहा है, तो वहां पर टैक्स देना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर एक और चीज जो मैं आपको बोल रहा था, स्ट्रॉन्गर टैक्स पेयर प्रोटेक्शन। तो बेसिकली क्या है कि इसमें एक और चीज हो रहा था कि मान लीजिए आपने लेट फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न आपने लेट फाइल किया और आपको रिफंड मिलना चाहिए। बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपने पहले ही सरकार को 10 लाख रुपए टैक्स भर चुके थे, लेकिन लास्ट में जाकर आपका टैक्स सिर्फ 8 लाख रुपए का बनता है, तो आपको 2 लाख रुपए रिटर्न आना चाहिए। तो क्या था कि सरकार ने पहले वाले बिल में यह कह दिया था कि अगर आप रिटर्न लेट फाइल करोगे तो आपका ये 2 लाख रुपए भी जा सकता है, हम आपको नहीं देंगे जो रिटर्न आना है, तो आप समय पर फाइल करो। लेकिन इसको भी बैकलैश आ रहा था कि किसी मजबूरी की वजह से मान लो कोई लेट फाइल करता है इनकम टैक्स रिटर्न, तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि उसने जो टैक्स दिया है, एडवांस टैक्स दिया, उसमें से आप काट लो पूरा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी आपको
जो आपका रिफंड है वो मिलना चाहिए, भले ही आपने लेट फाइल किया। आपको थोड़ी बहुत जो पेनल्टी लेनी है लेट फाइल करने की आप ले लो, लेकिन कम से कम जो एडवांस टैक्स का रिफंड है वो एटलीस्ट आप दे दो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट यहां पर एक और चीज को लेकर काफी ज्यादा बैकलैश हो रहा था, वो था कि सरकार आपका पर्सनल जो डेटा है, जैसे ईमेल, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट, सोशल मीडिया, सब कुछ सर्च के दौरान आपका सीज कर सकती है, उसका एक्सेस ले सकती है। तो इसको लेकर आपने देखा होगा काफी बैकलैश हो रहा था। तो ऑल्दो यहां पर सेलेक्ट कमिटी ने कहा कि देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है, तो सरकार ने जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है, मॉडरेट किया है, लेकिन अभी भी ये है। मतलब कि अगर आपके यहाँ सर्च किया जाता है, कुछ भी होता है, तो मे भी शायद आपके बाकी के ईमेल्स वगैरह भी चेक किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उस लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंपल कर दिया है सरकार ताकि बैकलैश ना हो, लेकिन अभी भी इनडायरेक्ट वे तरीके से सरकार ये एक्सेस कर पाएगी। तो लास्ट में अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसका इंप्लीकेशंस क्या है, ये जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं। देखो, अगर हम सैलरीड इंडिविजुअल मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स रिबेट वगैरह नहीं मिल रहा है, जो चीजें जैसे थी, लेकिन आपके लिए फायदा यह है कि अब रूल्स वगैरह काफी सिंप्लीफाई हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, लैंग्वेज सिंपल हो गई है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। दूसरा, अगर हम स्मॉल बिजनेसेस और एमएसएमईज की बात करें तो देखो इनमें क्या है कि यहां पर इनके लिए भी चीजें सिंपल की गई हैं, फेसलेस प्रोसीजर किया गया। इनफैक्ट एमएसएमई में आपने देखा होगा डेफिनेशन सरकार ने चेंज किया था कि मान लो अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो आपको कोई भी यहां पर आपको एक तरह से माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर आपको मीडियम एंटरप्राइज, तो वो आपका अलाइन किया गया है इनकम टैक्स लॉस के थ्रू। पहले ये अलाइन नहीं था, तो उनके लिए थोड़ा फायदेमंद है। नेक्स्ट, नॉन प्रॉफिट और ट्रस्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी जो बैकलैश आ रहा था कि जो रिलीजियस पर्पस के लिए कोई आपका पैसा आ रहा है तो उस पर सरकार टैक्स लगाने वाली थी, तो वो नहीं लगाई जाएगी। और इसके साथ साथ टैक्स लिटिगेशन डिस्प्यूट्स कम होंगे। क्या होता है ना कि जब चीजें सिंपल और सरल होती हैं तो अभी तक जितना एम्बिग्यूटी बनी हुई थी, बार बार मामला कोर्ट में जाता था, उसमें टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, वो सारी चीजें एक प्रकार से कम हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये जो बिल पास हुआ है, लेट मी टेल यू, लोकसभा से, इसमें कंट्रोवर्सी यही है कि इतना बड़ा बिल पास हो रहा है, एटलीस्ट कम से कम डिबेट तो होना चाहिए। अब चाहे पार्लियामेंट में जो भी हो रहा हो, ऑपोजिशन जो है हल्ला कर रही थी, ऑपोजिशन कह रही थी कि जो इलेक्टोरल रोल है उसको लेकर बातचीत हो, उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार का कहना था कि हमें ये पास करना है। तो अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकलैश ये हो रहा है, कंट्रोवर्सी है कि ये बिल बिना किसी डिबेट के पास हो गया, जो कि अगेन नहीं होना चाहिए था। खैर, टाइमिंग मैं आपको बता दूं, कई लोगों का सवाल होगा कि ये बिल मान लो अब राज्यसभा से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तो ये आपका कानून बन जाएगा। लेकिन कब से इंप्लीमेंट होगा? ये इंप्लीमेंट एक्चुअली 1 अप्रैल 2026 से होगा। ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी। तो आई होप कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये नए वाले इनकम टैक्स बिल से, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा भारत के अंदर हम इनको डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर काउंट करते हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके पास सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डे सेल फाइनली लाइव हो गई है। साल की सबसे बड़ी सेल होती है और इसी की वजह से फ्लैट 47% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर, यूपीएससी 2026 हो, 27 हो, 28 हो। इनफैक्ट आप सब जानते हैं कि हमारे कोर्सेज में कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। अगर आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया तो जो भी आप फी पे करोगे वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। हर महीने यहां पर एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये फोन नंबर दिया हुआ है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232993। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी आईक्यू के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।